Assalamu alaikum. Our today class is for MCQ practice, or I'm putting this question. This is November 2020, paper 1-1, question number 8. The graph shows how quantity P varies with quantity Q for an object falling in air for a long time in a uniform gravitational field. सवाल में एयर रेजिस्टेंस लगता है कि इन्वॉल्व है और y एक्सिस और q x एक्सिस पे उसने लेटर दिए हैं जो मैं आपको बता रहा था क्लास में कि वो एनोमिनस किस्म के स्केच देता है। अब आपको बताना है कि कौन सी, अब ये ऐसे सवाल जो हैं ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रायल एंड एरर से करने पड़ते हैं, क्योंकि ये तो नजर आ रहा है कि लाइन स्ट्रेट है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस और एक्सेलरेशन। जरा इसको देखें, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस और एक्सेलरेशन। अब यहाँ सबसे मशहूर मिस्टेक ये होती है कि बच्चे सोचते हैं कि हर फॉर्मूला जो फोर्स का है वो ये है। इसमें याद रखना चाहिए कि F का मतलब रेगुलर फोर्स नहीं होती, बल्कि F का मतलब रिजल्टेंट फोर्स होती है। अब अगर ये फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस है तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो न्यूटन पर केजी होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। आपको याद होगा मैंने बताया था एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है और फिर वो वेट को इक्वल करती है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है काइनेटिक एनर्जी और टाइम। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ये बनेगा वॉट। ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि पावर कैन नॉट बी कांस्टेंट। जब कोई चीज हवा में गिरती है तो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है, रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाती है और जो एक्सेलरेशन है वो भी कम हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो और टाइम का रेशो कांस्टेंट नहीं आ सकता जो सवाल में दिख रहा है। अच्छा, फिर है पोटेंशियल एनर्जी और हाइट। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और हाइट का जरा आपसे ग्रेडियंट बनवाऊं, ग्राफ तो ग्रेडियंट से काबू आते हैं ना, तो ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh अपॉन h। तो HH कट जाएगा, बचेगा mg। mg का मतलब होता है वेट। अगर कोई चीज हवा में रेगुलर केस में गिर रही हो तो उसका जो वेट होता है वो कांस्टेंट होता है। ऊपर जो ग्राफ है उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो वेट हो सकता है। तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है। आखिरी वाला देख लो, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जो इशू है वर्क डन अगेंस्ट स्पीड, और इसका चक्कर ये है कि ये बेसिकली वर्क डन का एक फॉर्मूला आगे आएगा, P इज इक्वल टू एफ वी, और अगर आप P अपॉन V कर दें तो F आ जाएगा, और इससे आप इसको कर सकते हैं। आप इसको वर्क डन के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। आपको पता है वर्क डन होता है F इंटू डी, वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी। तो अगर मैं इस वाले पार्ट का डी वाले पार्ट का ग्रेडियंट बनाऊं, ग्रेडियंट का सिंबल होता है M, तो मैं लिखूंगा W अपॉन V, यानी F इंटू डी अपॉन V। अब ये तो कोई क्वांटिटी बनी नहीं रही, ये चूंकि कोई क्वांटिटी नहीं बन रही तो ये ऑप्शंस जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे।
अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग पेंसिल और रूलर साथ रखो, पेंसिल और रूलर साथ रखो और साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाओ। An object accelerates uniformly from rest to speed v. It then moves at constant speed v for a time of 8 seconds before decelerating uniformly to rest. दोबारा फिर रेस्ट पे आ जाएगा. The total time taken is 12 seconds and the total distance traveled is 60 meters. What is the speed v? हम इसको रफली प्लॉट कर लेते हैं क्योंकि सवाल में काफी ज्यादा डेटा है. मैंने इसको रफली प्लॉट कर दिया और अगर आप लोग भी इसको रफली प्लॉट कर लोगे तो आपके लिए आसानी होगी. मेरे साथ साथ वर्किंग करोगे ना तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम्हें इसको ए लेवल के एमसीक्यूज जो हैं वो लिख के करने. ऐसी रफ ड्राइंग है लेकिन वो अगर आप इसको बहुत कॉमन सेंस पे करोगे तो घर पे तो कुछ क्वेश्चन फिर भी हो जाते हैं लेकिन वहां जाके नहीं हो पाते क्योंकि एग्जाम का अपना स्ट्रेस होता है. तो फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड वी, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम है. ये एक्सेलरेट होकर वेलोसिटी वी तक पहुंचा है. ये जीरो है, ये भी जीरो है. He says that it then moves at constant speed v for a time of 8 seconds. 8 सेकंड तक, यानी ये टाइम है 8 सेकंड, ये उसी कांस्टेंट स्पीड पर गया. The total time is 12 सेकंड. इसका मतलब पूरे जर्नी का जो टाइम है वो 12 सेकेंड है. टोटल डिस्टेंस, ये बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो इस ग्राफ का एरिया होगा. व्हाट इज द स्पीड v? अब हमारे पास शेप ट्रेपेजियम की है. फॉर्मूला होता है हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये फॉर्मूला है. हमारे पास एरिया दिया हुआ है 16. हाफ ट्रेपेजियम होगा तो हाइट v हो जाएगी. सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड 12 है और दूसरी 8 है. अब तुम लोग मुझे ये वाली कैलकुलेशन करके दो और मुझे v की वैल्यू निकाल दो. शाबाश. जो लोग ऑनलाइन है पूरी वर्किंग शेयर करो. इसकी वैल्यू देखो. इंक्लाइन प्लेन अभी हमने किया नहीं है तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ा है. Two cars X and Y are traveling along the same straight road.
car X is traveling at a constant speed of 6 meter per second. कार Y has a constant acceleration. जरा चालाकी वाला क्वेश्चन है. एक गाड़ी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी Y की. वो पीछे से गाड़ी आ रही है, जो आगे वाली गाड़ी है उसकी स्पीड ज्यादा है लेकिन कांस्टेंट है, तो पीछे वाली गाड़ी उसको ओवरटेक कर जाएगी. अब इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, इस वक्त डिस्टेंस उनके बीच में है d. कार Y is level with car X after a time of 20 seconds. What is the distance d? जो कार Y है वो एक्सेलरेट कर रही है. ये वाली जो कार है इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एक फॉर्मूला ये हो सकता है. और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at. तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अच्छा, कार x जो है वो कांस्टेंट स्पीड पर है. सॉरी, जो कार x है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये कार इस पे लगेंगी. और इसके लिए एक ही फॉर्मूला होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. आफ्टर 20 सेकेंड जो पिछली गाड़ी है Y वाली वो आकर इस गाड़ी को ओवरटेक कर लेती है. लेवल सेम होने का मतलब है उनका डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो जाएगा. तो डिस्टेंस ट्रेवल सेम कर दो और फिर उसके बाद इक्वेशन बना के सॉल्व करो. चलो, अब मैंने आपको इक्वेशंस बताई हैं. दोनों गाड़ियां 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड के बाद लेवल हो जाती हैं. डी ऑलरेडी सेपरेशन है. अब सपोज करो कि थोड़ी देर के बाद ये तुम्हारी दोनों गाड़ियां लेवल हो गई, ठीक है. और ये डिस्टेंस डी था, उन्होंने और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया x और उस पे वो लेवल हो गए. हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी और हम दोनों इक्वेशंस को फिर इक्वेट कर देंगे. आप क्वेश्चन को डी पे रख के सॉल्व कर दो. एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन इससे बना लो. दो इक्वेशंस बनाओ और इक्वेट करके सॉल्व कर दो.
तुम्हें निकालना है डिस्टेंस डी। इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। एक इक्वेशन में बना लेता हूं। इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा डिस्टेंस लिया है एक्स। पहले मैं 4 वाले के लिए बना लेता हूं। 4 वाला तो जो गाड़ी पीछे से आ रही है उसको डिस्टेंस डी भी कवर करना है और एक्स भी कवर करना है, तो उसको डी प्लस एक्स से बना लो। डी प्लस एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू उसकी क्या है 4, टाइम है 20 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है इसका, हाँ 0.5, 0.5 इंटू 20 स्क्वायर। तो देखो उसकी इक्वेशन बन जाएगी डी प्लस एक्स के साथ। वो इक्वेशन वैल्यू निकाल के मुझे बता दो। ये वाली लेफ्ट वाली कैलकुलेशन करके दे दो। बिल्कुल, ये फैजान बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज होती है। तभी मैं जो बार बार क्लासेस रखता हूँ, छोटी छोटी क्लासेस रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ ना कि एक प्रैक्टिस बने। लिख कर भी करना है, खाली ये मसला नहीं कि आप सोच के कर लेंगे। ये बिल्कुल सही मसला आप बता रहे हो। तभी तो हमें अभी से मैं प्रेशर, कई कुछ बच्चे ग्रुप पे नाराज हो रहे हैं कि आप इतनी सारी क्लासेस रख रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। बहुत टाइम नहीं है, इसको इम्प्रूव होते होते 3-4 महीने लग, आपकी स्किल बनती है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखकर गेस वर्क हो जाता है, तब जाकर ये टाइम पूरा होता है। अब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो। यस, आंसर इज बी। हम उसके बाद अगला क्वेश्चन ये वाला कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द वेलोसिटी v of the object at time t is equal to 0. The object is at point x. What is the displacement of the object from point x at time t is equal to 0.8? जब वेलोसिटी
नेगेटिव होती है तो उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया हुआ है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव तब होती है जब ऑब्जेक्ट दूसरी डायरेक्शन से आ रहा हो। जीरो का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया और फिर प्लस पे आ गया। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन एक्स से मूव कर रहा है और कह रहे हैं आप जाएं 0.8 तक। मैंने 0.8 पे वर्किंग करके दिखाई है। तो अब इंग्लिश में कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालें, चालाकी कर रहे हैं। आपको पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इसमें तो दो एरियाज हैं। एक है रेड वाला एरिया बिलो एक्स एक्सिस और एक ये वाला है ब्लू वाला एरिया अबव एक्स एक्सिस। तो हमने क्या सीखा है कि हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो क्या करें। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा माइनस करके निकलेगा। अब दो ट्राइंगल्स बनाओ और उनको माइनस कर दो। ये वाली जो ट्राइंगल है इसका बेस होगा 0.6, इसकी हाइट है 6 और ये छोटी ट्राइंगल का ये 0.2 है और ये वाली साइड जो है वो 2 है। अब तुम लोग ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ, रेड का एरिया निकालो, ब्लू का एरिया निकालो और माइनस कर दो। इसमें फैजान कह रहे हैं कि आंसर ए है, बाकी लोग भी निकाल कर आंसर बताओ, कंफर्म हो जाएगा। अलग अलग एरियाज भी मुझे हो सकता है तो बता दो। गुड, बाकी लोग भी कंप्लीट करो। आंसर अब लग रहा है कंफर्म, लग रहा है ए है। अगला पढ़ें, ये वाला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं 147 जो आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ये वाला। A stone is thrown vertically upward from a point x at time t is equal to 0.
द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज शोन। ऐसे एक स्टोन है, उसको हमने ऊपर फेंका, वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, वहां से स्टोन फिर वापस आएगा। ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी प्लस है और नीचे आते वक्त वेलोसिटी नेगेटिव है। ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी प्लस है, डिक्रीज हो रही है, नीचे आते वक्त माइनस है। जब भी कोई चीज ऊपर आप फेंकते हैं, उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज करती है और नीचे आते वक्त वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अब ये फिर वही सवाल है डिस्प्लेसमेंट वाला। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था स्केचेस में, एरिया अबव एक्स एक्सिस माइनस एरिया बिलो एक्स एक्सिस। तो यहाँ दो ट्राइंगल्स बन रही हैं और हम उसका ये वाली चलें। इसकी वर्किंग कंपेयर करिएगा। चलो इसका आंसर निकालो। दो लोग, आंसर इज कमिंग 25। वो अबव और बिलो फिजान फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। तो हम कहते हैं एरिया अबव एक्स एक्सिस, ये अबव है और ये बिलो है। अच्छा बेटा, अभी तो पूरा बताया कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है एरिया अबव एक्स एक्सिस माइनस एरिया बिलो एक्स एक्सिस। बाकी तो ओ लेवल मैथ्स है ना। ब्लू कलर की एक ट्राइंगल है और एक ग्रीन कलर की ट्राइंगल है, ये तो अब आप लोगों को करना है ना। अभी ये तो मैं नहीं करूंगा। ये 2 है, ये 10 है, एरिया का फॉर्म ये 20 है, सॉरी, ये तो आप लोग करें। अब सारी चीजें तो हमें खुद यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ओ लेवल की भी कोई चीज बच्चा नहीं करे, तो गलत है। इसको करके दें, एरिया निकालें, दोनों एरिया निकाल के माइनस कर दें। इनके पास एक बच्चे के पास आ रहा है 25 और अबव और बिलो वाली बात इन्होंने पूछी थी, तो वो आप समझ लें कि बड़ा एरिया अबव वाला है। अब वो एक्स का चक्कर है ना, क्योंकि उसने एक्स पे पूछा था, उसने एक्स पे सवाल पूछा था, तो अबव और बिलो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आप लोग 25 तक पहुंच जाएं तो फिर मैं आगे जा सकता हूं। सब लोग 25 तक पहुंच जाएं तो फिर सी और डी पर बात कर लेते हैं। पहले 25 तो कंफर्म हो। अगर 25 ही गलत हुआ फिर सारी, नहीं 25 नहीं आ रहा। अच्छा, हम कहाँ फंस गए, 25 ही नहीं आ रहा।
पहले ये कंफर्म कर लें कि 25 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर 25 नहीं है तो फिर ऊपर वाले दो आंसर में बहस हो जाएगी। यार इसमें पहले 25 का मसला हो जाए। पच्चीस तो नहीं आ रहा। तो 15 आ रहा है। आंसर ए और बी में से कोई है? अच्छा अब देखो, अपवर्ड ब्लू वाला एरिया बड़ा है, यानी ज्यादा ऊपर गया है, वापसी पर उतना अभी नीचे नहीं आया, समवेयर बीच में कहीं रुका होगा। सपोज यहां से गया है और यहां से अभी यहां तक रुक गया, क्योंकि दूसरा वाला नीचे वाला एरिया कम है, और अगर ये पोजीशन एक्स है तो ये अभी एक्स तक वापस नहीं पहुंचा, इसीलिए हमें अबव लेना पड़ेगा। A student cycles uphill from home to a shop, taking 10 minutes. The student then spends 5 minutes in the shop before cycling home downhill at twice the initial speed. अगर y एक्सिस पे डिस्टेंस है और x पे टाइम है, तो कोई बता सकता है क्लास में डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्रेडियंट क्या होता है? वेरी गुड, स्पीड स्पीड, शाबाश। तो अब हमें ये पता है कि उसने 10 मिनट जाने में लिए, उसने जाने में 10 मिनट लिए, 5 मिनट रुका रहा और वापसी पे डबल स्पीड पे आया। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस एलिमिनेशन से करने पड़ते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन देखने पड़ते हैं। मैं ए को रिजेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये तो जाने का टाइम 5 है, जबकि ये कह रहे हैं कि जाने का टाइम 10 है। बी हो सकता है और सी भी गलत है, क्योंकि जाने का टाइम सी में 5 है। ये तो रुक रहे हैं ना, ये तो स्टॉप है। हाँ, डी भी हो सकता है। तो दो तो कैंसिल हो गए, दो हट गए, दो रह गए। अब बताओ, अगर y एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो मैंने नोट्स में क्या लिखवाया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम हो सकता है क्या? अगर मैं ऑप्शन लेता हूं बी, तो बी में ना डिस्टेंस कम हो रहा है। क्या डिस्टेंस ट्रेवल कम हो सकता है या डिस्टेंस सिर्फ बढ़ता है? डिस्प्लेसमेंट तो कम होता है। जब ये घर वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होगा, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी हट गया। तो फिर एक ऑप्शन रह गया ये वाला।
145, two students each throw a ball. Two students each throw a ball horizontally from the top of a tower. The two balls are released at the same time. ये सवाल तो प्रोजेक्टाइल पे जा रहा है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। प्रोजेक्टाइल अभी हमने नहीं किया एज अ पास पेपर, टॉपिक तो कर लिए, लेकिन अभी हम उसको असेसमेंट में नहीं रख रहे। ये सवाल भी प्रोजेक्टाइल है, तो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये वाला। द graph shows how the velocity of a ball varies with time from the moment it is hit vertically upward. It is hit vertically upward from the ground. ये कह रहे हैं कि इसने ग्राउंड से ना एक बॉल को ऊपर फेंका है, ऐसे ऊपर जा रहा है, किसी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है और वहां से फिर ये बॉल ना वापस आई है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, ये वो 0 लग रहा है। वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त डिक्रीज करती है और नीचे आते वक्त वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैंने क्या सिखाया कि वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स पे टाइम है, तो ये सवाल एरिया वाली चलो तुम लोग
सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई थी, आई हैड लॉस्ट द कनेक्शन, तो मैंने उसको दोबारा लगाया। तो आप लोग जहां से हमने छोड़ा था, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। आप लोग मुझे इसका एरिया निकाल के दे रहे थे, दोनों को माइनस करके दे दें। इसमें एक बच्चे के पास आंसर आ रहा है 15, बाकी लोग भी अपना फीडबैक दे दें, टाइम गुजर रहा है, जल्दी से फीडबैक दे दें। सही है। ठीक है, तो आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं। हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हमने एक कॉन्सेप्ट आज अच्छे से देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस ऑफ द टू एरियाज, एरिया अबव एक्स एक्सिस माइनस एरिया बिलो एक्स एक्सिस। और कुछ हमने एक दो कॉन्सेप्ट, वो कैचअप वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, जब दो गाड़ियां ओवरटेक करती हैं। तुम अगर एमसीक्यू करते जाओगे, जैसे तुमने आज देखा कि डिस्प्लेसमेंट वाला सवाल समझ में आ गया, इस तरह तुम करते जाओगे थोड़ा थोड़ा करके, तो चीजें समझ आ जाती हैं फिर। लेकिन उसके लिए टाइम अवेलेबल बहुत कम होता है। ये टोटल 5 महीने का सेशन होता है, और उसमें से अब दूसरा महीना खत्म हो रहा है। आज की क्लास यहीं तक है, और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।